हाँ, कब जब खुश रहते तो यहाँ आते हैं, जब खुश नहीं रहते हैं तो घर ही पे अकेले मैनेज कर लेते हैं। देखिए तो क्या पढ़ना था हम लोगों को, डिमांड कब ना, ठीक है, दिख रहा है अब साफ? हम भी देख लें, हम दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ दिख तो रहे हैं, ठीक है। नहीं, आपको नहीं दिखेगा ना, वो रिकॉर्डिंग पूरा है। ठीक है, फाइन। तो डिमांड कर्व में हम लोग, ये क्या लिखा है डिमांड कर्व में, पढ़िए सभी लोग। डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। ठीक है, आप कह रहे सर डिमांड शेड्यूल क्या होता है? ठीक है, तो आइए हम लोग डिमांड शेड्यूल पहले देख लेते हैं कि क्या है। आपको कल बताया गया था, पर फिर से हम क्या चाह रहे हैं कि आपको एक बार दिखा दें। ठीक है, तो नहीं, सिर्फ अभी इंडिविजुअल वाला पढ़ेंगे। अब देखिए सभी लोग यहाँ पे, आप लोग को हम डिमांड शेड्यूल क्या होता है वो बता रहे हैं। ठीक है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है वो बता रहे हैं। ये दिख रहा है आप सभी को, यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है। प्राइस कितना लिखा है? 5, और उसके सामने क्वांटिटी डिमांडेड 1 है। ठीक है, मान लीजिए कि 5 रुपए का एक पेन, 5 रुपए का, जब 5 रुपए का पेन था तो आप कितना पेन खरीदे? सिर्फ एक पेन खरीदे। और वही 5 रुपए वाला पेन कितने का हो गया अब? 4 रुपए का। तो कितना पेन खरीदे आप लोग? 2। और फिर उसके बाद जो पेन की रेट और कम हो गई, प्राइस कितना हो गया अब? 3 हो गया। तो कितना खरीदेंगे आप? मतलब वही देख के बोलिएगा, इधर उधर मत बोलिएगा कि सर हम 100, 1000, 2000 सब खरीद लेंगे सर। ठीक है, और अगर वही पेन की प्राइस कितना हो गया? 2, तो कितना खरीद लेंगे आप? 4। और जब 1 रुपए का हो जाएगा तो 5 खरीद लेंगे। लग रहा है 5 ही रुपए आप लोग के पास क्या? हाँ, 9 से 10 रुपए है, तब न हो पा रहा है। 4 रुपए का 8, मतलब 3 3, वही लगभग 9 रुपए रखे हैं आप लोग, लग रहा है जो भी है। बट आप लोग को समझ आ गया। आप कह रहे हैं सर देखिए सिंपल सी बात है कि प्राइस कम होते जा रहा है, जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे हम क्या करेंगे, क्वांटिटी बढ़ा देंगे। ठीक है, देखिए अब हम लोग को ये क्या बना लिया, हम लोग एक ये टेबल बन गया। क्या बन गया ये? यही टेबल को हम क्या बोलेंगे? शेड्यूल। डिमांड का शेड्यूल है। किसका शेड्यूल है ये? अब इसी डिमांड शेड्यूल को हम क्या करेंगे, ग्राफ पे ऐसे बनाकर और दिखाएंगे कि कैसे बनता है। तो उसी को बोलेंगे डिमांड कर्व। क्या बोलेंगे? डिमांड कर्व। ठीक है, तो जो भी हम लिखें याद कर लीजिएगा। क्या लिखे हैं? 5 4 3 2 1, और इधर क्या है? 1 2 3 4 5, यही है ना? तो यही क्या है, डिमांड शेड्यूल। याद हो गया आपको? ठीक है, अब जब डिमांड शेड्यूल याद हो गया तो फिर आइए हम लोग बनाते हैं। डिमांड कब बनाते हैं वो आप बना लेंगे ना, और बाकी लोग? ये देखिए हम लोग यही बनाते हैं, यहाँ पे बना हुआ है। हेलो, सभी लोग यहाँ पे देखिए तो पहले डिमांड कर्व हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, डिमांड कर्व के लिए जो प्राइस हम लोग इधर रखेंगे और जो क्वांटिटी डिमांडेड वो एक्स एक्सिस पे रहेगा। ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या रहेगा? प्राइस रहेगा। क्या रहेगा? प्राइस रहेगा। सभी लोग देख रहे हैं इधर? ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहाँ पे 0 लिखने के बाद सेम गैप पे 1 2 3 4 5, ये जो स्पेस दिए हैं वो सेम है। ठीक है, जो गैप दिए वो क्या है? सेम है। उसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लीजिए आप लोग। लिखने के बाद क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि जब 5 रुपये प्राइस था, आप बताइए बीच में वो क्या देख रहे हैं? जब 5, उसको हटा दीजिए। अब मेरी बात को सुनिए, हो सकता है कुछ अच्छा चीज़ बोल के निकल जाए। आपको तो समझ आ गया कि सर वही वाला यहाँ पे बस बनवा रहे हैं ग्राफ। ठीक है, आप ये बताइए कि 5 रुपये का जो पेन था, तो उस समय आप लोग कितना डिमांड किए थे? एक पेन खरीदे थे ना? तो ध्यान से देखिए, जो 5 रुपये का पेन है तो उस समय कितना परचेज किए थे आप लोग? देखिए 5 रुपये का पेन, और यहाँ पे क्वांटिटी क्या है? 1। ठीक है, जब 4 रुपये का हुआ तो मतलब देखिए यहाँ से 2 क्वांटिटी जा रहा है ऊपर। ठीक है ना? और जब 3 रुपये का पेन था तो कितना खरीदे आप लोग? देखिए क्वांटिटी 3 है। और ये प्राइस जब 2 रुपये हुआ तो 4 पेन खरीदे, और जब 1 रुपये हुआ तो 1। तो ये जो यहाँ पे ऐसे जो लाइन सीधा आ रहा है इसी को बोलेंगे डिमांड कर्व। क्या बोलेंगे? डिमांड कर्व। समझ आ रहा है सभी को? समझ आया? हमने क्या किया, जो डिमांड शेड्यूल उधर दिखाएं वही डिमांड शेड्यूल को यहाँ पे क्या कर दिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको क्या बोलेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे आप तो उसी को क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं। तो डिमांड कर्व हो गया। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलिए आगे बढ़ा जाए हम लोग।
फाइन। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब उसमें भी आप कह रहे सर डिमांड कर्व में एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व आता है और एक मार्केट डिमांड कर्व। तो देखिए जब आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मतलब इंडिविजुअल डिमांड कर्व में क्या होगा कि बस एक लोगों का, इंडिविजुअल मतलब सिंगल होता है, जब सिंगल लोगों के डिमांड के बारे में बताया जाएगा और उसको आप ग्राफ बना देंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, आप इसको, आप कह रहे सर हम इसको बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं, एक ही लोग का हम बताए हैं कि जब 5 रुपए का था तो एक लोग कितना खरीद रहे थे, बस एक, जब 4 हुआ तो 2, ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, आप कह रहे सर डबल लो का दिखाइए, मतलब कि मार्केट आप वाला, मार्केट वाला दिखा दीजिए। ये देखिए सभी लोग, ये मार्केट डिमांड शेड्यूल दिख रहा है आप लोगों को। आप ध्यान देखिएगा कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अलग अलग प्राइस पे लोग अलग अलग डिमांड करना चाह रहे हैं। जैसे एग्जांपल, ये आप सभी लोग देखिए कि यहाँ पे ये हाउस होल्ड ए और बी दिख रहा है क्या आप सभी को, हाउस होल्ड ए और बी दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए ये प्राइस जब 5 था तो जो हाउस होल्ड ए है, मतलब एक व्यक्ति था, सपोज करिए इसका ए नाम है, क्या नाम है, ए, तो वो कितना खरीद रहा था 1, और जो हाउस होल्ड बी है वो कितना खरीद रहा था 2। अब इस दोनों को ऐड करिए तो हो जाएगा मार्केट डिमांड, कितना हुआ 3, तो मार्केट डिमांड कितना हुआ 3। इसी तरह 2 प्लस 3 कितना होगा 5, 7, 9 और 11, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, मार्केट डिमांड। ठीक है, तो आप लोग कह रहे सर समझ आ गया, अगर सिंगल बना हुआ है तो वो इंडिविजुअल हो जाएगा। ठीक है, अगर सिंगल है 5 4 3 2 1 और 1 2 3 4 5 तो क्या हो गया इंडिविजुअल, और वही अगर एक से अधिक है और उसको ऐड कर दिए हम तो क्या हो जाएगा वो मार्केट डिमांड। तो आप कह रहे हैं कि सर यही 3 5 7 9 11 इसी को आप ना, इसी का आप क्या बना दीजिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और हम लोग समझ जाएंगे क्या है ये मार्केट डिमांड कर्व है। आप लोग समझ जाएंगे कि मार्केट डिमांड कर्व है। तो आइए फिर हम लोग आगे बनाते हैं मार्केट डिमांड कर्व। देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको जो हम बता रहे हैं वो समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये दिख रहा है आपको डी ए लिखा है, मतलब डिमांड किसका ए है, हाउस होल्ड ए का है, और ये किसका है बी का है। वो ऐसे बना रखा है, वो प्लॉट कर रखा है, कह रहा है कि अगर अलग अलग दिखाएंगे तो ऐसे बनेगा। ठीक है, अलग अलग बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, और जब दोनों को ऐड कर देंगे तो फिर कैसे बनेगा, देखिए ऐसे बनेगा। ये जो बना हुआ है दिख रहा है ना आपको, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया। तो मतलब मेन हम किसको ध्यान देंगे, मार्केट वाले को। और मार्केट कौन सा है, मार्केट वाला कौन सा बताएगा कोई, एक साथ वाला। और एक साथ वाला कौन सा है, ये वाला ना, ये वाला जो है स्ट्रेट लाइन ना। तो ये देखिए डी एम लिखा है, एम का मतलब क्या हो गया मार्केट, मार्केट वाला डिमांड है। समझ आया, जब दोनों को ऐड कर दिया है तो वो थोड़ा सा ऐसे आगे का बढ़ गया, फ्लैटर हो गया। लिखा है ना, कह रहा है कि डी एम इज फ्लैटर देन डी ए एंड बी, मतलब थोड़ा सा आगे ऐसे फ्लैटर हो गया, आगे आगे साइड का हो गया। ये देखिए लग रहा था ये खड़ा है, सीधा खड़ा है, पर ये देखिए थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है, मतलब झुक रहा है। ठीक है, ऐसे समझ आ रहा है आप सभी को। तो फ्लैटर का मतलब देख लीजिए कैसा कैसा फ्लैटर हो रहा है। जैसे एग्जांपल ये देखिए, ये जो ऐसे ऐसे ये जो लाइन खींचा है ये वाला, ये सीधा सीधा लाइन लग रहा है, मतलब खड़ा लाइन लग रहा है। अब पर यही देखिए ये क्या, कौन सा लाइन, डॉटेड नहीं, वो डॉटेड मत उसको बोलिए, वो डॉटेड नहीं डॉटेड लाइन तो हम लोग यहाँ पे भी तो डॉट है ना, इसको नहीं बोलेंगे अच्छा नहीं, आपका कॉन्सेप्ट नहीं यहाँ पे काम कर, यहाँ पे सीधा जो बता रहे हैं वो देखिए। ठीक है, एक लाइन ऐसे ये खड़ा लग रहा है, और फ्लैटर का मतलब क्या बोल रहा है कि ये थोड़ा सा देखिए ऐसे तिरछा, मतलब फ्लैट है। ठीक है, ऐसे समझना आपको बस। कहाँ पे, नहीं सिलेबस मत देखिए, नहीं तो यहाँ पे सिलेबस गड़बड़ा जाएगा आपका। चलिए, तो आप लोग मार्केट डिमांड कब समझ में आ गया ना, बताइए। ठीक है, स्लोप ऑफ, हाँ ये बहुत अच्छा चीज़ पूछ लेते हैं कभी कभी। देखिए 6 नंबर कैसे मिलेगा, आपको पहले पूछा जाएगा कि डिमांड क्या, डिमांड का मतलब क्या होता है, क्या पूछा जाएगा, डिमांड का मतलब। ठीक है, देखिए इसमें 6 नंबर डायरेक्ट ऐसे नहीं मिलेगा, इसमें आपको 2 नंबर का पूछा जा सकता है, व्हाट इज डिमांड। तो आप डिमांड का मतलब क्या होता है वो बता दीजिए। अलग से 2 नंबर का पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिमांड कर्व।
एक ही नंबर का हो सकता है पूछ दे, तो आप भी कह दीजिएगा एक नंबर का पूछेगा तो क्या बोल देंगे, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, बात खत्म। ठीक है, अगर पूछ दिया व्हाट इज डिमांड कर्व एक नंबर का, तो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड डिमांड कर्व। समझ आ गया? तो वो एक एक नंबर का, दो दो नंबर का ऐसे आ जाएगा। ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व, क्या पूछेगा, व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व, या व्हाट इज मार्केट डिमांड कर्व। तो देख लीजिए क्या लिखा है, मार्केट डिमांड कर्व रिफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब वही इंडिविजुअल लिखा रहेगा तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व रिफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, बात खत्म। समझ आ रहा है आप सभी को? फाइन। एक एक नंबर का आएगा, 6 नंबर का इसमें नहीं आता है, 6 नंबर का आगे आएगा जो अभी हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, समझ आया कि नहीं? इसमें से 6 नंबर का ऐसे नहीं आएगा, एक एक नंबर का पूछ सकता है, क्योंकि इसके ना, इसके वो नहीं है, एजम्पशन हो गया, फिर उसके बाद एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज, ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम लिखेंगे। ठीक है ना? अब हाँ, अब ये यही तो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें से 6 नंबर का आप पूछेंगे तो आ सकता है 6 नंबर का। सभी लोग को ये ऊपर क्या दिख रहा है, लॉ ऑफ डिमांड दिख रहा है? अच्छा, किसी को पता है क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड? नहीं पता लॉ ऑफ डिमांड? ठीक है, जो लॉ ऑफ डिमांड है अभी आपको नहीं पता, पर अभी से 20 से 30 सेकंड बाद आपको पता रहेगा, क्योंकि हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि लॉ ऑफ डिमांड बहुत आसान है। क्या है? आसान है। ठीक है, अब देखिए लॉ ऑफ डिमांड समझ रहे, समझिएगा। जब आपका प्राइस, इधर देख लीजिए, जब आपका प्राइस है ये, ठीक है, इसको पहले रखते हैं, ये क्या है, ये प्राइस है आपका। ये जब किसी भी सामान का प्राइस ऐसे क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो आप उसका डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, और यही अगर प्राइस अगर ऐसे कम हो गया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। इसी को क्या कहते हैं, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, और जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। आप कुछ परेशान लग रहे हैं बीच में, बताइए कहाँ डिमांड कर रहा है? आ, क्या सेकेंड? हाँ, अब आज के बाद हम सेकेंड वेकेंड कुछ नहीं बोलेंगे नहीं तो क्लास में सेकेंड पोजीशन हो जाएगा इनका, सेकेंड सेकेंड कर रहा है सब। लॉ ऑफ डिमांड बताइए पहले। प्राइस नीचे आएगा मतलब, हाँ प्राइस कम होगा, बढ़ेगा, आप ही डिमांड करेंगे, और हाँ ठीक है, हमको ऊपर भेजना है उसको कितना ऊपर, समझ आ गया आप पीछे? ठीक है, पहले सत्यम हंसते नहीं थे तो कभी कभी सत्यम हंस देते हैं, और आप बगल में आप भी हंसते रहिए। ठीक है, आप नहीं हंस रहे थे इसलिए हम सत्यम का एग्जाम्पल लिए, तो आप सत्यम को देख के हंसने लगे ठीक है, हंसते रहिए तभी समझ में आएगा। ठीक है ना? फाइन। देखिए ये तो कभी कौन यहाँ हंसना है, स्कूल में नहीं हंसना, बाहर खड़ा कर देंगे वहां पे नहीं नहीं जान दीजिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है सर, आप मत देखिएगा जान दीजिए, कुछ मत बताइए, किस स्कूल में आप बताइए हाँ, अच्छा नाम भी बता रहे बेधड़ल्ले, मत बताइए मत बताइए नाम वाम। ठीक है, फाइन। तो आइए हम लोग फिर से एक चीज़ और समझते हैं। आप लोग कह रहे हैं सर हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको बता दें माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हर एक चैप्टर में कुछ न कुछ आपको एजम्पशन करने के लिए दे दिया जाता है। क्या करने के लिए दे दिया जाता है, एजम्पशन। तो उस एजम्पशन का मतलब समझिए, एजम्पशन का मतलब कहता है कि आपको ये मानना पड़ेगा, अगर वो चीज़ आप एज्यूम करेंगे, अगर आप वो चीज़ मानेंगे, तभी जो हम लोग पढ़े हैं वो काम मतलब वो ऐसा सही हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग अभी इससे पहले वाले टॉपिक में क्या पढ़े थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे कोई भी चीज़ हम खाते जाते हैं, ठीक है, तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी रहती है वो कम होते जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और उसी में हम लोग एजम्पशन लिए थे कि जो भी आप खा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली आपको खाना है, ये नहीं कि आज खाएं फिर 1 साल बाद खाएंगे, या आज खाएं तो 2 महीने बाद खाएंगे, और कहेंगे सर हम 1 साल से खा रहे हैं 2-2 महीने पे,
मन नहीं भर रहा है और मन कर रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिए थे कि चिकन मान लीजिए आज खा रहे हैं, फिर नहीं सुबह से खा रहे हैं, सुबह खाएं फिर बाद में खाएं फिर बाद में खाएं। ऐसा तो कोई नहीं है जो चिकन नहीं खा मतलब नहीं खाता है या चिकन के नाम से घबराहट होता है। पनीर का नाम ले लेते हैं, मान लीजिए आप लोग पनीर क्या हुआ सुबह खाएं, फिर 10 मिनट बाद खाएं, फिर 10 मिनट बाद खाएं, और खाते 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 रात में कह रहे अब मन नहीं कर रहा, यही होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम लोग उसमें क्या जम्सर ले रखे थे कि जो भी आप खा रहे हैं उसका एक अमाउंट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हम कहें कि घर पे जाइएगा आप लोग, ठीक है सर जाएंगे, और उसके बाद रसना पीजिएगा, ठीक है सर पिएंगे, और आप और आप सुबह से लेकर रात तक पीजिएगा, एक एक घंटे पे पीजिएगा, और देखिएगा आपका मन भरेगा कि नहीं भरेगा। अगले दिन सागर आके कह रहे सर हम पिए मेरा मन नहीं भरा। हम कह क्यों, कह रहे हैं सर वो चम्मच चम्मच पी रहे थे ना। हाँ तो वो ड्रॉपर से नहीं पीना है कि सर वो आँख में डालने वाला दवा था उसको गिरा दिए, रसना भरे थे उसमें, और ऐसे ऐसे करने की जगह मुंह में ड्रॉप ले रहे थे, ठीक है। तो हमने उसमें जम्सन क्या ले रखा था कि रिजनेबल क्वांटिटी होना चाहिए कि कम से कम आप 1 गिलास पीजिए, ड्रॉपर से मत पीजिए, ठीक है, समझ आ गया ना। तो एजम्पशन उसमें भी ले रखे थे। तो आप कह रहे सर इसमें भी कुछ लेना है क्या, देख लेते हैं लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। आइए हम लोग एक चीज़ समझते हैं पहले कि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी किसी चीज़ की प्राइस ऊपर होगी तो बढ़ेगी। हाँ देखिए हम सिखा के हम भी ऊपर नीचे करने लगे। जब भी किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो इंक्रीज करती है तो डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और अगर वही प्राइस अगर कम हो गया तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है, फाइन। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, लॉ ऑफ डिमांड, फाइन। अब इसके बाद देख लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड कैसे लिखा है। कह रहा लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट सेटेरिस पैरिबस। अब इसका मतलब समझिए, हाँ इसको सेटरिस पैरिबस पढ़िए, सेटरिस पैरिबस। अब देखिए सेटरिस, आप लोग कह रहे सर ये सेटरिस पैरिबस का मतलब क्या होता है। सेटरिस पैरिबस का मतलब होता है कि कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, मतलब कि जितने फैक्टर आप उसको क्या रखिए, कांस्टेंट रखिए। मतलब आपको यहाँ पे अब मानना है कि जितने सारे फैक्टर्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। अब आप लोग कह रहे सर फैक्टर्स क्या है, तो फैक्टर्स हम लोग 5 से 8 पढ़ रखे हैं ना। यहाँ पे देखिए फैक्टर अभी 5 पे देख लेते हैं कि जो प्राइस होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का, जो प्राइस होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, वो सब क्या डू नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होने चाहिए। और जो प्राइस होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिमेन कांस्टेंट, जितना है उतना ही रहना चाहिए। भूल गए, पेन इंक, इंक पेन नहीं, चाय कॉफी नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहे हैं। हाँ कि बिना चीनी के चाय नहीं बन पाएगा, बिना रिफिल के पेन नहीं लिख पाएंगे, नहीं चल पाएगा, ठीक है, समझ आया। हाँ हम लोग मरीजों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे यही सही बोल रही है, मरीजों की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग कृपया मरीज थोड़ा सा दूर रहे ठीक है, फाइन। अच्छा तीसरे पे क्या लिखा हुआ है, तीसरा देखिए तो क्या लिखा आप लोग को दिख रहा है, इनकम ऑफ दी। कह रहा है कि जो लोगों का इनकम है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब सब कुछ सेम रहेगा, मतलब जैसे पहले है वैसे अभी भी है, जब सब कुछ सेम रहेगा ना तब क्या बदलेगा, सिर्फ एक चीज़ बदलना चाहिए, वो है प्राइस। जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, और जब प्राइस यही कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। आप लोग कह रहे हैं सर ये बताइए सारी चीज़ को क्यों आप कह रहे हैं कि सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये सारे फैक्टर्स में से कुछ ना कुछ चेंज होगा तो हो सकता है उस फैक्टर की वजह से क्या हो रहा है, डिमांड चेंज हो रहा है। तो उस फैक्टर की वजह से अगर कोई डिमांड चेंज हो रहा है तो वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। समझिए लॉ ऑफ डिमांड क्या है, प्राइस की वजह से अगर डिमांड चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे लॉ ऑफ डिमांड। और कोई फैक्टर्स है वो चेंज हो रहा है उसकी वजह से डिमांड ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको थोड़ी ना बोलेंगे लॉ ऑफ डिमांड। आप कह रहे सर समझ आ गया, प्राइस की वजह से अगर चेंज होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको लॉ ऑफ डिमांड। और सारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए, कांस्टेंट, रुक जाएं, जितने पहले हैं उतना ही रहें, चेंज उसमें कुछ नहीं होगा। समझ आया आप सभी को। तो आपको अगर कोई पूछा व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड तो समझिए 2 नंबर का है लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड कितने नंबर का है, 2 नंबर का। और आप क्या लिख कर आए हैं और उसमें नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आइए वो हम समझते हैं हम लोग। सपोज करिए हम तो नंबर नहीं देंगे आपके, अगर स्कूल वाले दे दिए तो वो गलत रहेगा। देखिए कैसे, अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड और आप क्या लिखे हैं लॉ ऑफ डिमांड
स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। खत्म। आगे आपको ये लिखना होगा कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, जो सारे फैक्टर्स वो कांस्टेंट होने चाहिए। और आगे आप अगर इसको सेटरिस पैरिबस कर देते तो और अच्छा, और इसको नहीं लिखते हैं तब भी बस इतना पूरा लिखेंगे तब जाके नंबर मिलेगा। और अगर आप इसी को नहीं लिखें तो आप बताइए लॉ ऑफ डिमांड हम लोग कैसे कह सकते हैं? कांस्टेंट नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। क्या? हाँ तब मिल जाएगा, बस आपको लिखना है दोनों में से एक। हाँ आपको लिखना है। ठीक है, समझ आ गया सभी को? व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? इनवर्स, अच्छा इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब बताइए। नहीं, ये क्या बता रहे हैं, सुनिए आप। हाँ, इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब कि प्राइस ऐसे बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इनवर्स है ना। मतलब साथ साथ नहीं जा रहे हैं, प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ा, ऐसे नहीं हो रहा है, इनवर्स हो रहा है, एक बढ़ रहा तो एक घट जा रहा है। ठीक है, वही प्राइस अगर घट रहा है तो डिमांड बढ़ जा रहा है, तो इनवर्स है ना, एक दूसरे के अपोजिट इनवर्स जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन, ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी डिमांडेड हो गया, कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स है, एक बढ़ रहा तो एक और कम हो जा रहा है, और ये ऐसे कम हो रहा है तो ये बढ़ जा रहा है, ऐसे हो रहा है। समझ आ रहा है ना? इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब कि एक बढ़ रहा और एक घट रहा है, या एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। समझ आ गया? तो किसके किसके बीच में हो रहा है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, इन्हीं दोनों के बीच में जो इनवर्स रिलेशनशिप है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, और लॉ ऑफ डिमांड में क्या नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा? कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, मतलब सब मिलाकर जैसे ऐसे लिखा पूरा लिखेंगे तब जाके 2 नंबर मिलेगा आपको। बट अगर मान लीजिए आप लोग कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट नहीं लिखे हैं और स्कूल वाले नंबर दे दिए हैं तो वो गलत है। मतलब आपको ये नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि अगर आप कभी किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उनको समझाइए कि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट आपको लिखना ही है, आपको बताना है कि सारे जो क्या कहते हैं फैक्टर वो कांस्टेंट होने चाहिए, वो चेंज नहीं होंगे। सिर्फ चेंज होगा तो क्या होगा, प्राइस ही चेंज होगा। समझ आ रहा है आप सभी को? फाइन। तो लॉ ऑफ डिमांड समझ आ गया। देखिए लॉ ऑफ डिमांड में देखिए वही डिमांड शेड्यूल जो हम लोग पहले का पढ़ रखे हैं, देख रखे हैं, ये दिख रहा है आप लोग को। और लॉ ऑफ डिमांड में देखिए क्या है कि पहले प्राइस कितना था, 5। सभी लोग देखिए इधर इधर, पहले प्राइस कितना था और डिमांड कितना कर रहे थे, 1। तो जैसे ये प्राइस 5 से 4 हुआ, ये 1 से 2 हो गया, बढ़ गया, ये 4 से 3 हुआ, कम हो रहा है, ये देखिए बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, इधर ये इंक्रीज कर रहा है, ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है। समझ आ रहा है ना, इंक्रीज डिक्रीज। तो इसी को आपको बताया है कि ये क्या आपका लॉ ऑफ डिमांड है। क्या बताया है? लॉ ऑफ डिमांड। समझ आया? ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे आज के लिए इतना ही समझना था। मतलब अभी क्लास ओवर नहीं हुआ, अभी क्लास है अभी, मतलब पहले 1-2 मिनट बाकी है, पहले सुन लीजिए, ठीक है। क्या क्या पढ़े अभी हम लोग? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये बोला कि कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, और कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट मतलब कौन कौन से फैक्टर कांस्टेंट होने चाहिए वो आपको यहाँ पे देखना है। कह रहा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, डू नॉट चेंज और रिमेन कांस्टेंट दोनों का मतलब एक आ रहा है। समझ पा रहे हैं आप? क्या कि लिखा है डू नॉट चेंज, मतलब कि डू नॉट चेंज मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, और दूसरे में लिखा रिमेन्स कांस्टेंट मतलब सेम रहना चाहिए, तो वही मतलब हुआ ना। घुमा कर लिखा है, पागल बना रहा है ना। ठीक है, और तीसरे में देखिए क्या लिख दिया है, हम भी पागल तुम भी पागल। और इनकम में क्या लिखा है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स दी सेम, फिर भी वही लिखा है। और 4 में क्या लिखा है, मतलब नो, कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, जैसे एकदम मतलब कांस्टेंट होना चाहिए। और टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन दी सेम। आप लोग समझ गए, सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। आप भी घुमा घुमा के पागल बनाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग इसके आगे कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।